द पावर ऑफ हैबिट पुस्तक आदतों के निर्माण और उनके प्रभाव पर केंद्रित है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हमारी आदतें हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं और हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। लेखक चार्ल्स डुइग ने आदतों के विज्ञान को सरल और समझने योग्य तरीके से पेश किया है, जिससे हम अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें विकसित कर सकें। क्यों पढ़नी चाहिए? यह पुस्तक पढ़नी इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आदतों के पीछे छिपे विज्ञान को उजागर करती है और बताती है कि कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी आदतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगी। ध्यान दें, यह द पावर ऑफ हैबिट पुस्तक का दूसरा पार्ट है। इस भाग को देखने और सुनने से पहले यह आवश्यक है कि आप इसके पहले भाग पार्ट 1 का पहला भाग को जरूर देखें ताकि आप आदतों के निर्माण की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सकें। आदतों का फंडा इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें यह बताया गया है कि आदतें कैसे बनती हैं और हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं। इसमें आदतों के चक्र हैबिट लूप की चर्चा की गई है, जो कि क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड के रूप में होता है। यह जानना जरूरी है कि हम इन तीनों चरणों को कैसे समझकर अपनी आदतों में सुधार कर सकते हैं। इसके जरिए आप अपनी दिनचर्या को अधिक उत्पादक और सकारात्मक बना सकते हैं। ऑडियो समरी को सुनने से पहले अपने हेडफोन लगाएं ताकि आप बिना किसी रुकावट के ध्यान केंद्रित कर सकें और इस पुस्तक की महत्वपूर्ण बातों को बेहतर ढंग से समझ सकें। अब हम अगला पार्ट शुरू करते हैं। ध्यान से सुने और अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। इस सवाल के जवाब में यूजीन खड़ा हुआ, चलकर रसोई घर तक गया और ऊपर की अलमारी में रखा मूंगफलियों का डिब्बा ले आया। एक अन्य सहायक यूजीन की सैर के दौरान उसके साथ गया। दक्षिण कैलिफोर्निया के कभी न बदलने वाले बसंत के खुशनुमा मौसम में वे दोनों बोगनवेलिया, सुगंधित फूलों वाली झाड़ी की सुगंध से महकती हवाओं के बीच करीब 15 मिनट तक टहलते रहे। यूजीन ने ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर स्क्वायर के सहायक को रास्ता दिखा रहा था। उसे किसी से भी रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। लौटते समय जब वे यूजीन के घर के करीब ही थे, उस सहायक ने यूजीन से उसके घर का पता पूछा। मुझे ठीक से याद नहीं, यूजीन ने जवाब दिया। इसके बाद वह फुटपाथ पर चलता हुआ सीधा अपने घर गया और बैठकर टीवी देखने लगा। अब स्क्वायर को समझ में आ गया था कि यूजीन का दिमाग नई जानकारी ग्रहण कर रहा है, मगर सवाल यह था कि यह जानकारी उसके दिमाग में आखिर कहां दर्ज हो रही है। यह कैसे संभव है कि जो इंसान यह तक नहीं बता पाता कि उसके घर में रसोई कहां है, वह उसी रसोई में जाकर मूंगफली का डिब्बा आराम से ढूंढ लाता है। इसी तरह अपने घर का पता न जानते हुए भी वह वापस घर कैसे पहुंच जाता है। इन प्रश्नों ने स्क्वायर को अचंभे में डाल रखा था। वे ये सोचकर हैरान थे कि आखिर यूजीन के क्षतिग्रस्त दिमाग में ये नए पैटर्न कैसे बन रहे हैं। तो कुछ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मस्तिष्क एवं बोध विज्ञान विभाग, ब्रेन एंड कॉग्निटिव साइंसेस डिपार्टमेंट के इमारत की प्रयोगशालाओं में सर्जिकल थिएटर भी थे। आम लोगों को ये थिएटर खिलौनों वाले कमरों जैसे नजर आ सकते थे। यहाँ 1/4 इंच से भी छोटे आकार की छुरियां, ड्रिल और आरियां मौजूद थीं, जो एक मशीनी हाथ से जुड़ी हुई थीं। यहाँ तक कि सर्जरी की मेज भी इतनी छोटी थी, मानो बौने डॉक्टरों के लिए बनाई गई हो। इन कमरों का तापमान हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहता था, 15 डिग्री सेल्सियस ही रखा जाता था। कमरों के ठंडे वातावरण के कारण सर्जरी करते समय शोधकर्ताओं की अंगुलियां स्थिर रहती थीं। इन प्रयोगशालाओं के अंदर तंत्रिका विज्ञानी, न्यूरोलॉजिस्ट बेहोश किए गए चूहों के दिमाग में नन्हे सेंसर लगाते थे, जिससे वे चूहों के दिमाग में होने वाली छोटी से छोटी हरकतें भी जान लेते हैं। होश में आने पर भी चूहों को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें पता है कि उनके दिमाग में तारों का जाल लगा दिया गया है। ये प्रयोगशालाएं आदतें विकसित होने की प्रक्रिया के पीछे छिपे विज्ञान को समझने का मुख्य केंद्र बन चुकी है। इन प्रयोगों से ही पता चल पाया कि यूजीन, आप और मैं सब रोजमर्रा के जीवन में आवश्यक आदतों का विकास कैसे करते हैं। सुबह दांत साफ करते समय या पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालते समय हमारे दिमाग में कौन सी जटिल गतिविधियां चलती रहती हैं,
यह प्रयोगशाला के इन चूहों द्वारा उजागर हुआ। वहीं स्क्वायर के लिए यह प्रयोग यूजीन की गुत्थी सुलझाने के काम आए। इन प्रयोगों द्वारा वे जान पाए कि यूजीन नई जानकारी को आखिर कब से ग्रहण कर रहा है। 1990 में MIT के शोधकर्ताओं ने आदतों पर शोध शुरू किया। यूजीन भी इसी दौरान बीमार पड़ा था। इन शोधकर्ताओं के कौतूहल का केंद्र था दिमाग का वह छोटा सा हिस्सा जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। दिमाग की तुलना यदि प्याज से की जाए, जिसकी रचना एक के ऊपर एक बनी तंतुओं की परतों से होती है, तो क्रमिक विकास मूलक इवोल्यूशनरी दृष्टिकोण से देखने पर कहा जा सकता है कि सिर की खाल के करीब की बाहरी परतें सबसे नई हैं। जब आप किसी नए आविष्कार के बारे में सोचते हैं या अपने किसी मित्र के चुटकुले पर हंसते हैं, तो दिमाग के ये बाहरी आवरण ही सक्रिय होते हैं। दिमाग के अंदरूनी हिस्से में दिमागी तने, ब्रेन स्टेम के पास, जहां वह रीढ़ से मिलता है, सबसे पुरानी संरचनाएं होती हैं। हमारे सहज स्वभाव से जुड़ी चीजें जैसे सांस लेना, निगलना अथवा उस स्थिति में हमारा चौंकना जब कोई अचानक झाड़ियों के पीछे से निकलकर हमें पल भर के लिए डरा देता है, इन सब का नियंत्रण यही सबसे पुरानी संरचनाएं करती हैं। दिमाग के बीचों बीच गोल्फ की गेंद के आकार का तंतुओं का एक गोला होता है, जो पानी में रहने वाले, जमीन पर रेंगने वाले और स्तनपायी जंतुओं में पाया जाता है। इसी को बेसल गैंग्लिया, बासाल गैंग्लिया कहते हैं। वर्षों तक वैज्ञानिक तंतुओं के इस अंडाकार समूह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाए थे। वैज्ञानिकों को संदेह था कि पार्किंसन रोग के लिए बेसल गैंग्लिया जिम्मेदार होता है, पर इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर पाया था। सन 1990 में MIT के शोधकर्ताओं के मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या बेसल गैंग्लिया इंसान की आदतों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने गौर किया कि उनके प्रयोगों के जिन जंतुओं का गैंग्लिया क्षतिग्रस्त है, उन्हें भूल भुलैया पार करने अथवा खाद्य पदार्थ का डिब्बा खोलने जैसी सहज स्वभाव से जुड़ी चीजों में कठिनाई हो रही है। उन्होंने अपनी आशंका मिटाने के लिए तय किया कि इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रयोगशाला के चूहों के लिए एक नया प्रयोग तैयार किया। इस प्रयोग में नई माइक्रो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। इस नई माइक्रो टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक चूहों की हर सूक्ष्म हरकत के दौरान उनके दिमाग में होने वाली गतिविधियों का जायजा ले सकते थे। सर्जरी द्वारा हर चूहे के दिमाग में कंट्रोल लीवर और दर्जनों छोटे छोटे तार लगा दिए गए। इसके बाद इन चूहों को अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार वाली एक भूल भुलैया में छोड़ दिया गया, जिसके दूसरे छोर पर एक चॉकलेट रख दी गई। भूल भुलैया में चूहों को एक दरवाजे के पीछे रखा जाता था। यह दरवाजा क्लिक की आवाज होने के बाद खुलता था। शुरू में दरवाजा खुलने पर चूहे भूल भुलैयाओं के बीच के गलियारे में कोनों को सूंघते और दीवारों को खरोंचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। टी आकृति वाली इस भूल भुलैया के ऊपरी छोर तक पहुंचने पर चूहे अक्सर चॉकलेट की विपरीत दिशा यानी दाहिनी ओर जाकर फिर बाईं ओर जाया करते थे। ऐसा करते समय चूहे अक्सर बिना किसी कारण के ही अचानक कुछ क्षणों के लिए रुक जाते थे, लेकिन आखिर में लगभग सभी चूहे अपने इनाम यानी उस चॉकलेट तक पहुंच जाते थे। वैज्ञानिकों को चूहों के इस तरह घूमने में समझने योग्य कोई विशेष पैटर्न नजर नहीं आया। सामान्य तौर से देखकर ऐसा लगता था कि मानो चूहा इत्मीनान से घूमने निकला हो, लेकिन चूहों के दिमाग में लगे सेंसर कुछ अलग ही कहानी बता रहे थे। भूल भुलैया से गुजरते समय हर चूहे के दिमाग और विशेषकर उसके बेसल गैंग्लिया की गतिविधियों में बहुत तेजी आ जाती थी। हर बार जब चूहा कुछ सूंघता या दीवार खरोंचता था, तो उसके दिमाग में गतिविधियों का तूफान आया होता था। उस भूल भुलैया में बिना किसी विशेष उद्देश्य के घूमता चूहा दरअसल बहुत सारी नई जानकारी ग्रहण कर रहा था। यह प्रयोग वैज्ञानिकों ने बार बार दोहराया और हर पहलू की जांच की, जिससे पता चला कि हर बार भूल भुलैया से गुजरते समय चूहों की दिमागी गतिविधियों में बदलाव भी आता है। धीरे धीरे परिवर्तन की एक श्रृंखला सामने आई। चूहों ने कोनों में सूंघना और गलत राह पर मुड़ना बंद कर दिया। अब दिन प्रतिदिन चूहे भूल भुलैयाओं को तेजी से पार करने लगे। साथ ही उनके दिमाग में भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। चूहे जैसे जैसे भूल भुलैया पार करना सीखते गए, उनकी दिमागी गतिविधियां कम होती गईं। भूल भुलैया पार करना जितना सहज होता गया, चूहों के दिमाग की विचार प्रक्रिया भी उतनी ही कम होती थी।
शुरू शुरू में चूहे भूल भुलैयाओं की छानबीन कर रहे थे और उस समय नई जानकारी ग्रहण करने के लिए उनके दिमाग को ज्यादा काम करना पड़ रहा था। लेकिन कई दिनों तक उसी मार्ग से बार बार गुजरने के बाद अब चूहों के लिए कोनों को सूंघना और दीवारों को खरोंचना जरूरी नहीं रह गया था। इसलिए सूंघने और खरोंचने की प्रक्रिया से जुड़ी उनकी सारी दिमागी गतिविधियां बंद हो गईं। चूहों को अब यह निर्णय लेने की भी जरूरत नहीं रह गई थी कि उन्हें टी टी आकृति वाली इस भूल भुलैया को पार करके चॉकलेट तक पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना है। उन्हें तो बस चॉकलेट तक पहुंचने का सबसे तेज मार्ग याद करने की जरूरत थी। इसलिए उनके दिमाग के निर्णय लेने वाले केंद्रों की गतिविधियां भी रुक गईं। इसके एक सप्ताह के अंदर ही उनके दिमाग में याददाश्त से जुड़े हिस्सों की गतिविधियां भी बंद हो गईं। चूहे भूल भुलैया को इतनी तेजी से पार करना सीख चुके थे कि अब उन्हें इसके बारे में सोच विचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। चूहों के दिमाग में लगे सेंसर से पता लगा कि भूल भुलैया तेजी से पार करना बेसल गैंग्लिया पर निर्भर था। जैसे जैसे चूहे तेजी से दौड़ने लगे और उनकी दिमागी गतिविधियां कम होने लगीं, वैसे वैसे यह प्रक्रिया इस छोटी सी न्यूरोलॉजिकल संरचना के नियंत्रण में आ गई। आदतें विकसित होने में बेसल गैंग्लिया की केंद्रीय भूमिका थी। संक्षिप्त में कहें तो जब हमारा बाकी दिमाग आराम कर रहा होता है, तब भी बेसल गैंग्लिया आदतों को संग्रहित कर रहा होता है। बेसल गैंग्लिया की क्षमताओं को देखने के लिए आगे दिया गया ग्राफ देखें। पहले ग्राफ में चूहे की उस समय की दिमागी गतिविधियां नजर आ रही हैं जब वे पहली बार भूल भुलैयाओं के अंदर गए थे। शुरुआत में उसका दिमाग निरंतर मेहनत कर रहा था। एक सप्ताह तक अभ्यास करने के बाद चूहे भूल भुलैयाएं के रास्ते से परिचित हो गए और इसीलिए अब उनकी दिमागी गतिविधियों में कमी आ गई थी। इस प्रक्रिया में दिमाग नियमित क्रियाओं को सहज व्यवहार या आदतों में परिवर्तित कर देता है और इसे चंकिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया हमारे अंदर विकसित होने वाली आदतों का मूल है। अपने रोजमर्रा के जीवन में मनुष्य ऐसे दर्जनों सहज व्यवहारों यानी आदतों पर निर्भर होता है। इनमें से कुछ आदतें आसान होती हैं, जैसे आप हर रोज सुबह अपने दांत साफ करने के लिए किसी रोबोट की तरह स्वचालित ढंग से सबसे पहले टूथब्रश पर टूथपेस्ट लगाते हैं और फिर टूथब्रश को मुंह में डालते हैं। इसी तरह कुछ और आदतें हैं जो अपेक्षाकृत जटिल हैं, जैसे रोज सुबह स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के लिए तैयार होना, कपड़े पहनना या बच्चों के लिए खाना बनाना वगैरह। अन्य कुछ नियमित क्रियाएं इतनी जटिल होती हैं कि इंसान के शरीर में सदियों पहले विकसित हुआ तंतुओं का एक छोटा सा गोला उन नियमित क्रियाओं को आदतों में परिवर्तित कर देता है। ये सचमुच हैरानी की बात है। उदाहरण के तौर पर हर रोज अपनी कार को घर की पार्किंग से बाहर निकालना। जब आपने नया नया गाड़ी चलाना सीखा था, तब आपको हर जगह, चाहे घर की पार्किंग हो या बाहर के रास्ते, गाड़ी चलाते समय बहुत ध्यान देना पड़ता था। ये स्वाभाविक भी था क्योंकि तब आपको अनेकों क्रियाएं करनी पड़ती थीं, जैसे पार्किंग में जाना, गाड़ी खोलना, गाड़ी की सीट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ठीक करना, शीशों को ठीक करना और उनमें देखकर यह सुनिश्चित करना कि रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है, ब्रेक पर अपना पैर रखना, गाड़ी को रिवर्स गियर में डालना, ब्रेक पर से पैर हटाना, मन ही मन पार्किंग से रास्ते की दूरी नापना, पहियों को सीधा रखते हुए यह जायजा लेना कि रास्ते से कोई दूसरी गाड़ी तो नहीं आ रही, मन ही मन यह हिसाब लगाना कि शीशों में नजर आ रहे आपके घर के बाहर पड़े कचरे के डिब्बे असल में गाड़ी से कितनी दूरी पर है। इसी दौरान अपनी साथ वाली सीट पर बैठे बच्चे को रेडियो से खेलने के लिए मना करना, इसके बाद धीरे धीरे एक्सीलेटर और ब्रेक को संतुलित करना और फिर गाड़ी आगे बढ़ाना आदि। लेकिन कुछ ही दिनों में आपको इन सब नियमित क्रियाओं की आदत पड़ जाती है और आप बिना कोई विचार किए बड़े आराम से हर रोज अपनी गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाल लेते हैं। हर सुबह करोड़ों लोग यह कठिन कार्य करते हैं और इसके लिए उन्हें जरा भी विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका श्रेय बेसल गैंग्लिया को ही जाता है। जैसे ही आप अपनी गाड़ी की चाबियां हाथ में लेते हैं, आपका दिमाग तुरंत इस आदत को पहचान लेता है। जब आप पहली बार गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकाल रहे थे, उस समय की सभी क्रियाओं को बेसल गैंग्लिया ने संग्रहित कर लिया था। इस तरह हमारी आदतें अपना काम शुरू कर देती हैं और हमारे दिमाग का बाकी हिस्सा अन्य विचारों के लिए तैयार रहता है। यही कारण है कि गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकालते समय आपको अक्सर अन्य चीजें याद आ जाती हैं।
जैसे कि आपका बेटा अपना खाने का डिब्बा घर में ही भूल आया है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा दिमाग हर समय सबसे कम मेहनत वाला तरीका ढूंढ रहा होता है। इसी से आदतों का निर्माण होता है। दिमाग हर प्रक्रिया को आदत बना सकता है क्योंकि इससे दिमाग के बाकी हिस्सों को आराम मिलता है। मेहनत कम करने की यह प्रवृत्ति बहुत फायदेमंद होती है। एक कुशल दिमाग कम जगह घेरता है, जिससे सिर का आकार छोटा रहता है। इससे बच्चे के जन्म में आसानी होती है और नवजात शिशु व मां की मृत्यु दर के आंकड़े घटते हैं। एक कुशल दिमाग होने के कारण ही हमें इस तरह की चीजों के बारे में निरंतर सोचना नहीं पड़ता कि हमें क्या खाना है, कैसे चलना फिरना है या कहाँ उठना बैठना है। इससे हमारी मानसिक शक्ति अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में उपयोग होती है। इसीलिए मनुष्य भाले से लेकर सिंचाई यंत्रों तक और आगे चलकर हवाई जहाज से लेकर वीडियो गेम तक का आविष्कार कर सका। लेकिन दिमाग की इसी शक्ति के कारण विपरीत परिणाम भी सामने आ सकते हैं। यदि दिमाग पूरी तरह कार्यरत न हो तो हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ग्रहण नहीं कर पाएंगे, यानी कुछ चीजों पर गौर नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हमारा दिमाग पूरी तरह कार्यरत न हो तो हम झाड़ियों के पीछे छिपे हमलावर पर या सड़क के दूसरी ओर से तेजी से आ रही गाड़ी पर गौर नहीं कर पाएंगे, जिसका परिणाम घातक हो सकता है। ऐसे हादसों से बचने के लिए हमारे बेसल गैंग्लिया ने एक कारगर तंत्र विकसित किया है ताकि यह समझा जा सके कि आदतों को कब अपना काम शुरू करना है। यह तंत्र तब सक्रिय होता है जब कोई आदत अपना कार्य शुरू या बंद करती है। इस तंत्र की कार्य प्रक्रिया को समझने के लिए चूहों के दूसरे ग्राफ को दोबारा देखें। आप देखेंगे कि भूल भुलैयाओं की शुरुआत में क्लिक की आवाज आते ही दरवाजा खुलने पर और अंत में चॉकलेट मिलने पर चूहों की दिमागी गतिविधियों में एक क्षणिक परिवर्तन आता है। इन क्षणिक परिवर्तनों के दौरान दिमाग यह तय करता है कि कब कौन सी आदत का उपयोग करना है। उदाहरण के लिए दरवाजे के पीछे खड़ा चूहा ये नहीं जानता कि दरवाजे के दूसरी तरफ एक जानी पहचानी भूल भुलैया है या फिर कोई नई अलमारी है जिसमें किसी बिल्ली के होने की आशंका है। इस संदिग्धता को दूर करने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत में चूहे का दिमाग अधिक मेहनत करके सारी जानकारी ग्रहण करता है। इस दौरान दिमाग ऐसे इशारों का इंतजार करता है जिससे यह निश्चित हो सके कि अब कौन सी आदत उपयोग में लानी है। दरवाजे के पीछे खड़े चूहे को जैसे ही क्लिक की आवाज सुनाई देती है, उसका दिमाग फौरन भूल भुलैया की आदत को कार्यरत कर देता है। इस प्रक्रिया के अंत में इनाम मिलने पर दिमाग अपनी आराम की अवस्था से निकलकर एक बार फिर से यह पक्का करता है कि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ या नहीं। हमारे दिमाग के अंदर होने वाली इस प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। पहला चरण है इशारा। इस चरण में दिमाग की स्वचालित अवस्था सक्रिय हो जाती है और उसे यह सूचना मिलती है कि कौन सी आदत का उपयोग करना है। अगला चरण है सहज व्यवहार, जो शारीरिक, मानसिक या भावात्मक में से कुछ भी हो सकता है। अंतिम चरण है इनाम, जिसमें आपका दिमाग यह निर्णय लेता है कि इस रास्ते को भविष्य के लिए याद रखना है। समय के साथ इशारा, सहज व्यवहार, इनाम का यह रास्ता अधिक से अधिक स्वचालित बनता जाता है। इशारा और इनाम एक साथ मिलकर पूर्वानुमान और इच्छा जगाते हैं। फिर आखिरकार aim.i.t की ठंडी प्रयोगशाला में या आपके घर के पार्किंग में एक आदत का निर्माण होता है। आदतें नियति नहीं है। अगले 2 अध्यायों में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि आदतों को नजरअंदाज भी किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है और एक आदत के स्थान पर दूसरी आदत का निर्माण भी किया जा सकता है। लेकिन आदत के रास्ते का आविष्कार इतना महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि इससे एक मूल सत्य सामने आता है। जब कोई आदत निर्मित होती है और दिमाग उसका उपयोग करता है तो निर्णय लेने के कार्य में दिमाग पूरी तरह शामिल नहीं होता। उस समय दिमाग ज्यादा मेहनत नहीं करता और अन्य कार्यों पर ध्यान देने लगता है। इसलिए जब तक आप किसी आदत को छोड़ने की कोशिश नहीं करते और उससे संबंधित दिनचर्या में बदलाव नहीं लाते, तब तक पुरानी आदतें स्वचालित ढंग से अपना काम जारी रखती हैं। लेकिन आदतें कैसे काम करती हैं, यह समझने से और आदत के फंदे की संरचना के बारे में जान लेने से उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है। अगर आप आदतों को टुकड़ों में बांट कर देखें तो इनका पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है। बेसल गैंग्लिया पर अनेकों प्रयोग कर चुकी aim.i.t की वैज्ञानिक एन ग्रेबेल ने बताया,
पहले हमने चूहों को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया कि उनके अंदर भूल भुलैयाओं को तेजी से पार करने की आदत विकसित हो जाए। इसके बाद हमने चॉकलेट यानी उनके इनाम स्थान को बदलकर इस आदत को खत्म भी किया। फिर कुछ दिनों बाद चॉकलेट को दोबारा पुराने स्थान पर रखा गया, जिससे खत्म हो चुकी पुरानी आदत दोबारा उभर आई। दरअसल आदतें कभी भी पूरी तरह नहीं मिटती। ये अच्छा ही है कि आदतें हमारे दिमाग में गहराई तक बैठ जाती है। इसका हमें बहुत फायदा होता है। वरना सोचिए, अगर हर बार छुट्टी से लौटकर आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ता तो क्या होता। बस आदतों की एक ही समस्या है कि आपका दिमाग अच्छी और बुरी आदतों में फर्क नहीं कर सकता। इसलिए आपकी बुरी आदतें हमेशा आपके दिमाग के सही इशारे और इनाम के इंतजार में रहती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हम नियमित व्यायाम करने या खान पान की पुरानी आदतें छोड़कर नई आदतें अपने अंदर आसानी से विकसित क्यों नहीं कर पाते। जब हम मैदान में दौड़ने के बजाय घर पर आराम से बैठे रहते हैं अथवा मिठाई का डिब्बा नजर आते ही उसमें से एक टुकड़ा उठाकर खा लेते हैं, तो हमारा दिमाग उस समय इन क्रियाओं का संग्रह कर रहा होता है। लेकिन इसी चीज का सही उपयोग करके हम अपनी आदतों का नियंत्रण अपने हाथों में भी ले सकते हैं। जरा लीसा एलन की कहानी को याद कीजिए, जो इस पुस्तक की शुरुआत में आपको बताई गई थी। कायरो की यात्रा के बाद लीसा एलन ने आदत के रास्ते को समझकर अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। लीसा एलन की तरह हम भी ऐसा कर सकते हैं। बस जरूरत है नए पैटर्न्स को सीखने की, जो पुरानी आदतों पर हावी हो सके। प्रयोगों से सामने आया है कि आप यदि एक बार नए पैटर्न्स या आदतें सीख लें तो रोज सुबह दौड़ने और व्यायाम करने या मिठाई के डिब्बे को नजरअंदाज करने की आदत भी विकसित की जा सकती है। अगर आदतों का फंदा न रहे तो रोजमर्रा के जीवन की बारीकियों से जूझने के दबाव के चलते हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे। जिन लोगों का बेसल गैंग्लिया किसी हादसे या बीमारी से क्षतिग्रस्त हो जाता है, वे मानसिक तौर पर पंगु हो जाते हैं। उन्हें दरवाजा खोलने और जूते के फीते बांधने जैसी सामान्य क्रियाओं से लेकर क्या खाना या पीना है जैसे रोजमर्रा के निर्णय लेने में भी दिक्कत होने लगती है। वे छोटी मोटी या मामूली चीजों को नजरअंदाज करने की योग्यता भी खो देते हैं। एक अध्ययन के अनुसार क्षतिग्रस्त बेसल गैंग्लिया वाले लोग दूसरों के चेहरे के हाव भाव पढ़ने में असफल रहते हैं। इसमें डर और घृणा के भाव भी शामिल हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे यह निश्चित नहीं कर पाते कि उन्हें सामने वाले के चेहरे के कौन से भाग पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बेसल गैंग्लिया के बिना हम अपनी उन असंख्य आदतों को भूल जाएंगे जो हर रोज हमारे काम आती हैं। क्या आज सुबह जूते पहनते समय आपको इस बात पर विचार करना पड़ा था कि पहले दायां जूता पहनना है या बायां? क्या आपको इस बात का निर्णय लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी कि आपको नहाने से पहले दांत साफ करने चाहिए या बाद में? बेशक आपका जवाब नहीं ही होगा, क्योंकि रोजमर्रा के ऐसे निर्णय लेना हमारा सहज स्वभाव होता है। जब तक आपका बेसल गैंग्लिया स्वस्थ है और उसे मिलने वाले इशारों में निरंतरता है, तब तक तो ठीक है। तब तक आदतों पर निर्भर ये सारी चीजें ठीक से होती रहेंगी। हालांकि जब आप कहीं छुट्टी मनाने जाते हैं तो अनजाने में ही आपके नहाने, मुंह धोने और तैयार होने वगैरह में बदलाव आ सकता है। लेकिन आदतों पर दिमाग की यह निर्भरता घातक भी सिद्ध हो सकती है। आदतें हमारे लिए जितना बड़ा वरदान होती हैं, उतना ही बड़ा श्राप भी। उदाहरण के लिए यूजीन, जिसकी याददाश्त खोने के बाद भी आदतों के कारण उसका जीवन काफी हद तक सहज बना रहा, लेकिन फिर इन्हीं आदतों ने यूजीन से उसका सब कुछ छीन भी लिया। 3 याददाश्त विशेषज्ञ लैरी स्क्वायर ने यूजीन के साथ जितना ज्यादा समय बिताया, उनका यह विश्वास उतना ही बढ़ गया कि उनका मरीज किसी न किसी तरह नई आदतें सीख रहा है। यूजीन के दिमाग का स्कैन करने पर पता चला कि उसका बेसल गैंग्लिया विषाणुओं के हमले के बावजूद सुरक्षित बच गया है। वैज्ञानिक विचार करने लगे कि क्या यह संभव है कि क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी यूजीन का दिमाग इशारा क्रिया इनाम के रास्ते का ही उपयोग करे। क्या यह प्राचीन तंत्रिका प्रक्रिया स्पष्ट कर सकती है कि यूजीन बाजार में घूमकर सुरक्षित घर कैसे लौट आता है, या रसोई घर में रखा मूंगफली का डिब्बा बिना किसी मदद के कैसे खोज लाता है। यूजीन के दिमाग में नई आदतों का निर्माण हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए स्क्वायर ने एक प्रयोग किया। उन्होंने अलग अलग आकार के प्लास्टिक के टुकड़ों
और भड़कीले रंग के खिलौनों को एक आयताकार कार्डबोर्ड पर चिपका दिया। उन्होंने इन कार्डबोर्ड्स को ए और बी नामक 8 जोड़ियों में बांट दिया। हर जोड़ी में कार्डबोर्ड के किसी एक टुकड़े के नीचे एक स्टिकर लगा दिया जिस पर सही लिखा हुआ था। यूजीन के सामने एक टेबल पर ये जोड़ियां रखी गई। उसे हर जोड़ी से एक का चुनाव करने के लिए कहा गया। साथ ही यह देखने के लिए भी कहा गया कि उसके द्वारा चुने हुए टुकड़े के नीचे सही लिखा हुआ स्टिकर लगा है या नहीं। यह याददाश्त को परखने का एक सामान्य तरीका है। चूंकि इस प्रयोग में कार्डबोर्ड के सिर्फ 16 टुकड़े हैं जो जोड़ियों में बटे हैं, इसलिए सिर्फ 1-2 बार प्रयोग करके भी अधिकतर लोग यह याद रख सकते हैं कि इसमें से किसके नीचे सही का स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ तक कि एक बंदर भी 8-10 दिनों के अभ्यास के बाद सही कार्डबोर्ड याद कर सकता है। यूजीन सप्ताह में 2 बार यह प्रयोग करता था, लेकिन कई बार प्रयोग करने के बाद भी वह सही कार्डबोर्ड को याद नहीं रख पा रहा था। प्रयोग शुरू होने के कुछ सप्ताह बाद एक दिन एक शोधकर्ता ने यूजीन से पूछा, क्या तुम जानते हो कि आज तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? नहीं, मैं नहीं जानता, यूजीन ने जवाब दिया। मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ। पता है क्यों? मुझे इन चीजों का वर्णन करना है या फिर इनकी उपयोगिता बतानी है? यूजीन के सवाल से स्पष्ट था कि उसे याद ही नहीं था कि इसके पहले भी वह कई बार ऐसे सत्रों में शामिल हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, यूजीन के प्रदर्शन में सुधार आता गया। 28 दिनों के प्रशिक्षण के बाद यूजीन 85% मौकों पर सही चुनाव करने लगा था। 36 दिनों के बाद वह 95% मौकों पर सही चीजें चुनने लगा। एक बार इस प्रयोग में हिस्सा लेने के बाद यूजीन ने शोधकर्ता से हैरान होकर पूछा, मैं ये सब कब से कर रहा हूँ? मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? शोधकर्ता ने यूजीन से पूछा। क्या चीजों को उठाते समय तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब तुम पहले भी कर चुके हो? नहीं, यूजीन ने उत्तर दिया। फिर अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा कि लगता है जैसे ये सब मेरे दिमाग में पहले से बसा हुआ है। शायद इसीलिए मेरा हाथ अपने आप ही इन चीजों की ओर बढ़ने लगता है। स्क्वायर को अपना जवाब मिल गया था। यूजीन को इशारा मिल रहा था, यानी चीजों का एक जोड़ा जो हमेशा समान रहता था। ये एक नियमित क्रिया थी। उसे कार्डबोर्ड क्यों पलटना है ये न जानते हुए भी यूजीन उसे पलटकर नीचे लगे स्टिकर को देखता था। इस क्रिया में यूजीन के लिए हर बार एक इनाम था। सही का स्टिकर मिलने पर उसे मिलने वाली संतुष्टि। आखिरकार आदतों का एक फंदा फिर से सामने था। यूजीन की आदत का फंदा। इसके बाद स्क्वायर ने एक और प्रयोग किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह पैटर्न कुछ और नहीं बल्कि एक आदत ही है। उसने सभी 16 वस्तुएं यूजीन के सामने रखी। फिर यूजीन को सही वस्तुओं को छांटने के लिए कहा गया। यूजीन समझ नहीं पा रहा था कि कहां से शुरू करे। हे भगवान, कैसे याद करूं? वह परेशान हो गया। उसने एक चीज की ओर हाथ बढ़ाया और उसे पलटने लगा। प्रयोगकर्ता ने उसे रोककर समझाया कि उसे केवल सही वस्तुओं को छांटकर अलग करना है। वह उन्हें पलट क्यों रहा है? शायद मुझे इसकी आदत हो गई है, यूजीन ने जवाब दिया। यूजीन इस प्रयोग को पूरा नहीं कर पाया। जैसे ही उन चीजों को यूजीन के आदत के फंदे से बाहर रखा गया, वह हड़बड़ा गया, जैसे स्क्वायर यही देखना चाहते थे। यूजीन के अंदर नई आदतें निर्मित करने की योग्यता थी, भले ही उसमें ऐसी क्रिया या चीजें शामिल हों जिन्हें वह कुछ क्षणों से ज्यादा याद नहीं रख सकता। इससे साफ हो गया कि यूजीन हर रोज सुबह अकेले टहलने कैसे चला जाता है। दरअसल रोज सुबह बाहर जाने पर उसे जो इशारे मिलते थे वे हमेशा समान होते थे। रास्ते के किनारे पर लगे पेड़ या डाक के डिब्बों का स्थान वगैरह। इसीलिए अपना घर याद न होने के बावजूद भी उसकी ये आदतें उसे सुरक्षित घर पहुंचा देती थीं। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि भूख न होने के बावजूद भी यूजीन दिन में 3-4 बार नाश्ता क्यों करता था। जब भी उसे स्पष्ट इशारे मिलते, जैसे रेडियो की आवाज या खिड़की से आती धूप, तो वह अपने बेसल गैंग्लिया के अनुसार आदतों को दोहराने लगता। यूजीन की आदतों के इस फंदे के बारे में पता लगने के बाद अब ऐसी दर्जनों आदतें सामने आने लगीं जो पहले अनदेखी रह जाती थीं। उदाहरण के लिए यूजीन की बेटी अक्सर अपने माता पिता से मिलने उनके घर आया करती थी। वह आते ही सबसे पहले सामने के कमरे में बैठे यूजीन से कुछ देर बातचीत करती। इसके बाद कुछ देर तक रसोई में अपनी माँ से बातें करती और फिर दोनों को अलविदा कहकर निकल जाती।
बेटी के जाने तक यूजीन भूल जाता था कि उन दोनों के बीच कोई बातचीत हुई है और इसीलिए वह इस बात से बेहद गुस्सा हो जाता था कि उसकी बेटी उसे मिले बिना ही चली गई। फिर कुछ ही देर बाद उसे यह भी याद नहीं रह जाता था कि उसे किस बात से इतना गुस्सा आया है, लेकिन अब उसके अंदर यह भावनात्मक आदत निर्मित हो चुकी थी, इसलिए उसका गुस्सा बना रहता, जो उसकी समझ से बाहर था। बेवरली के अनुसार वह गुस्से में कभी कभी मेज पर हाथ पटकने लगता और कोसना शुरू कर देता। उसके इस बर्ताव की वजह पूछने पर उसका जवाब होता कि मुझे नहीं पता कि कारण क्या है, पर मैं बहुत गुस्से में हूँ। यूजीन गुस्से में आकर कुर्सी को लात मारता या अगर कोई उसके कमरे में आए तो वह उस पर चिल्लाने लगता और फिर कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ भूलकर मुस्कुराने लगता और इधर उधर की बातें करने लगता। यूजीन को एक बार गुस्सा आने के बाद जब तक वह हिंसात्मक रूप से अपना गुस्सा निकाल नहीं लेता तब तक शांत नहीं हो पाता था। स्क्वायर के नए प्रयोग से एक और बात सामने आई कि आदतें आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही नाजुक होती हैं। यूजीन के मामले में अगर आदतों के फंदे के इशारों में छोटा सा भी बदलाव आ जाता तो वह पूरी तरह हड़बड़ा जाता था। जैसे जब भी यूजीन टहलने निकलता, अगर उस समय रास्ते पर कहीं कोई मरम्मत का काम चल रहा हो या पिछली रात आई आंधी के कारण पेड़ों की टहनियां फुटपाथ पर गिरी पड़ी हों, तो उसकी आदतों के फंदे के इशारों में परिवर्तन आ जाता था। ऐसी स्थिति में घर के बिल्कुल करीब होने के बावजूद भी यूजीन गुमराह हो जाता और यह नौबत आ जाती कि बिना किसी पड़ोसी की मदद के वह घर नहीं पहुंच पाता। इसी तरह अगर यूजीन की बेटी वापस लौटने से ठीक पहले उसके साथ 10 सेकंड भी बातचीत कर ले तो यूजीन की गुस्सा करने की आदत नहीं उभरती थी। स्क्वायर ने यूजीन पर जो प्रयोग किए, उनके चलते वैज्ञानिक तबके में दिमाग की कार्यप्रणाली को लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन आए। स्क्वायर ने अपने प्रयोगों से यह साबित कर दिया था कि याददाश्त के बिना भी अचेतन मन नई जानकारी सीख और समझ सकता है। यूजीन के मामले से स्पष्ट था कि हमारे व्यवहार पर हमारी याददाश्त के अलावा हमारी आदतों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी आदतें किस घटना या अनुभव से निर्मित हुई हैं, लेकिन आदतों का फंदा एक बार निर्मित होने के बाद हमेशा याद रहता है। यहाँ तक कि कई बार हमारा व्यवहार दरअसल आदतों का ही परिणाम होता है और हमें पता भी नहीं चलता। द पावर ऑफ हैबिट किताब को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगले भाग का इंतज़ार करना न भूलें, जो जल्द ही आपके लिए आ रहा है। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।